पाकिस्तान दुनिया में कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज पाकिस्तान आइसोलेट है, ये बरसी वालों की हुकूमत के अंदर। ये कांग्रेसनल डेलीगेशन है, मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर उन्होंने आमिर खान साहब के बारे में कोई जिक्र किया है। अगर तो हकीकी आजादी इस कांग्रेसमैन ने लेके देनी है तो पहले इनसे तो एनओसी ले लें। ये जो मामला है ये पीटीआई जेल की इंतजामिया और अदालतों के दरमियान है। कुछ ऐसे लोगों को जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे उनको भेजा गया। गौर साहब का नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन ये अपना इस्तेहकाक समझते हैं बतौर चेयरमैन, बतौर कोऑर्डिनेटर। लेकिन इसके अलावा जो 4 नाम दिए गए उनका कोई ताल्लुक आज की मीटिंग से नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश है, मंसूबे के तहत किया जा रहा है और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस बात। स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि 25 तारीख जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। आप एक क्लिप के पीछे वो जवाब ना दे, कुछ ही पॉपुलरिटी ना करे। गाली गलोच में यकीन नहीं करता। ये बस अफसोस हुआ कि उन्होंने ये किया, उस वक्त किया जब ये पार्टी को इत्तेहाद की जरूरत थी, और उम्मीद ये है कि वो अपॉलोजाइज कर लेंगे। अपनी मुश्किलात में इजाफा करने और बगाड़ पैदा करने में वो खुद इतने परफेक्ट हैं, काफी खुद कफील हैं। ये सारा जो है ये किया दरा उन्हीं का अपना है, इसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनके घर को जो है ना वो उनके अपने चिराग से आग लग रही है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात तो है, वैसे भी सियासत से इतना गहरा ताल्लुक है या जिस किस्म की इस वक्त सियासत हो रही है कि हर वक्त ख़बरों में रहते ही है, मगर आधा वक्त ये ख़बरें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन की सियासत की वजह से नहीं बल्कि उनकी अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उनकी वजह से होती है। आजकल भी कोई ऐसी ही सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले दिनों जो इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात नहीं हो पाई, जिस तरह प्लान उन्होंने किया हुआ था, जो लिस्ट थी उनके पास उसके मुताबिक मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात और लोगों की हो गई जिनमें बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र साहब शामिल थे, जो लिस्ट पे नाम थे सलमान अकरम राजा वगैरह साहब के, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके साथ साथ उनकी बहनों की भी नहीं हुई। तो उस पे एक हम कह सकते हैं लफ्ज़ी जंग जो है वो पार्टी में शुरू हुई। अब उस हवाले से ही पिछले दिनों में अब ये बताया जा रहा है कि एक मीटिंग हुई जिसमें अब ये फैसला किया गया है कि एक कमेटी जो है वो ये डिसाइड करेगी या लिस्ट तैयार करेगी जिस उन लोगों की जो जाके फिर इमरान खान साहब से मिलेंगे, मगर वो कमेटी जो है उसमें कौन लोग हैं ये अभी तक एटलीस्ट जो खबरें सामने आई हैं उनमें वाजे नहीं किया गया क्या। और इसके साथ साथ जो सलमान अकरम राजा साहब की तनकीद थी, बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, अली ज़फ़र साहब ने उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया, क्या वो मसले जो हैं वो हल हो चुके हैं, इन पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत अहम इशू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है कि नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ। आज़म स्वाति साहब अचानक नमूदार हुए, उन्होंने इस पर जिक्र किया, कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर पार्टी का इस पे मौक़िफ़ क्या है कुछ समझ नहीं आता। सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़िश्ता दिनों में एक जगह पे उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से, तो वहाँ उन्होंने कहा कि पार्टी की कोई पॉलिसी है सच नहीं है, इनफरादी तौर पर लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको इजाज़त है, वो उनका इंडिविजुअल एक्ट है इन अ वे, मगर पार्टी जो है वो कोशिश नहीं कर रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अमरीकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या उनकी जो कोशिशें हैं, अब उनके ऊपर बहुत तवज्जो दी गई पिछले दिनों में, बहुत हमने बात भी की। आजकल एक वफ़द जो है अमेरिकन कांग्रेसमैन का वो पाकिस्तान आया हुआ है, उनकी भी यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। अब ये बताया जा रहा है कि एक अमेरिकन जो एम्बेसी का स्टाफ है उनकी तरफ से भी एक इस तक उनके लिए खाना किया गया था, वहाँ भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, कुछ औरों को दावत थी वो वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, कुछ इसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है। स्पीकर साहब ने भी उनके लिए एक खाना किया, वहाँ गौहर साहब शिकायत ये कर रहे हैं कि उनको बुलाया नहीं गया। ये सब क्या मामलात है? एक तरफ तो इतना शोर मच रहा होता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए या इमरान खान साहब के लिए कोशिशें करेगा, वहाँ से ट्वीट्स भी हमें अब भी देखने को मिल रही हैं, और दूसरी तरफ जो अमरीकी कांग्रेसमैन आए हुए हैं तो ये भी नहीं पता चल रहा कि क्या उनकी कोई ख़ास तौर पे मुलाकात हुई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से या नहीं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अली ज़फ़र, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी अली जफर साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो पार्टी में अब हम कह सकते हैं आपके सलमान साहब और गौहर साहब के दरमियान सीज फायर हुआ है, या इससे भी आगे जाके बात करें और कहें कि अब आप लोगों ने पीस एस्टैब्लिश कर लिया है? देखिए, जो एक प्रोसेस हमने जरूर तय कर लिया है, जो पहले भी मैंने यही तजवीज़ दी थी कि प्रोसेस ये होना चाहिए कि खान साहब से मिलने का हक हर एक का है, हर शख्स का, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो सेक्रीफाइस जिसने कोई कुर्बानियाँ दी हों। लेकिन ये एक शख्स के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसको इजाज़त दे और किसको ना इजाज़त दे। उसके लिए अब चूँकि अरसे 2 साल से तो इसी तरह चल रहा था, एडहॉक तरीके से कुछ लोगों को जाने दिया जाता था, कुछ को नहीं जाने दिया जाता था, फिर दूसरों को लिस्ट में दिया जाता था नाम, उनका नहीं, तीसरे का नहीं दिया जाता था। तो एक बड़ा एक कन्फ्यूजन सी थी। तो अब फैसला यही हुआ है कि 5 रुकनी कमेटी होगी, वो हर एक से मुशावरत करके, जिसमें हर किस्म की राय रखने वाले लोग होंगे, वो आपस में भी और अपने अपने लोगों से मुशावरत करके वो एक लिस्ट देंगे। और उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि मंगल को और जुमेरात को जो मुलाकातें होती हैं वो खान साहब से पूछी जाएंगी कि जी इनमें से कौन से लोगों से आपने मिलना है। तो यकीनी तौर पे वो फिर मुख्तलिफ आराय के लोग, मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोगों को मिलना चाहेंगे और वो जो नाम देंगे, क्या कमेटी, आप माफ करिए सर, आप, हाँ सर आपकी बात माफ करिएगा काट रही हूँ, बट क्या कमेटी के लोग फाइनलाइज हो गए हैं? मे आई आस्क यू, वो कौन लोग हैं जो कमेटी में होंगे, जो लिस्ट बनाएंगे, जो फिर खान साहब को दिखाई जाएगी? देखिए, ये कमेटी में कौन होंगे इसका हक हमारे पास नहीं है। ये अल्टीमेटली खान साहब ने फैसला करना है कि कौन वो 5 लोग होंगे जो कि उस कमेटी में बैठेंगे और फैसले करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ही वो नाम फाइनल होंगे। तो सर फिर यानी कि कल जिन लोगों को इजाजत मिलेगी, यानी कि कल मंगल है, कल जिन लोगों को इजाजत मिलेगी जो इमरान खान साहब से मिलेंगे, वो उनसे पूछेंगे कि इस कमेटी में कौन है और फिर कमेटी तश्कील दी जाएगी। जी बिल्कुल, यही पोजीशन है। और ये भी फैसला हुआ है कि अगर लिस्ट में किसी को नहीं भी जाने दिया तब भी बाकी लोग अंदर जाएंगे, प्रोटेस्ट के तहत अंदर जाएंगे, लेकिन जरूर जाएंगे ताकि खान साहब से कम मुलाकात कर सकें और उनके जो पैगाम हैं वो कौम तक पहुंचा सकें। क्योंकि इस वक्त कौम हम लोगों को नहीं देख रही। हम तो चले आपस में, अगर आप कह रही हैं कि झगड़े हो रहे हैं, ग्रुप बंदी हो रही है, कोई एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं, जो जैसा मैंने पहले भी कहा अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हो रही हैं। तो कौम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी जगह चलता रहता है। कौम देख रही है सिर्फ इमरान खान साहब को कि क्या कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा जरूरी है कि हम कोई ना खान साहब तक पहुंचे। जी बिल्कुल ठीक सर, वेरी क्विकली, बट इशू तो यही था कि जो आई थॉट की कंडीशन अब आप लोगों ने एक्सेप्ट ये कर ली थी कि आप लोग बाहर आके मीडिया टॉक करेंगे ही नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि दैट रूल नो लॉन्गर अप्लाइज? देखिए, ये बड़ी गलत बात है और मैं इसको अभी भी इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं कि ये नहीं हो सकता कि आप बोले ही ना आके। खान साहब का पैगाम देना है, वो हक है उनका बुनियादी हक है, हम सब का बुनियादी हक है बोलना और उनका पैगाम कौम तक पहुंचाना। ये इसमें किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ अगर आप कोई कंडीशंस हैं आइन में जिसके तहत आपको रोका जा सकता है आजादी राय या आजादी स्पीच का, लेकिन आप वैसे ही कदगन नहीं लगा सकते, ना लगानी चाहिए, क्योंकि कौम इंतजार कर रही होती है कि अंदर कौन जा रहा है और खान साहब क्या कह रहे हैं। ये बड़ा एक अहम चीज है, इसलिए मैं इस चीज की सख्त मजम्मत करता हूं कि ये नहीं होना चाहिए कि आप रोक दें किसी को कि वो पैगाम क्या दें। बहरहाल अगर वो हाई कोर्ट में ऑर्डर, सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट, हाँ बिकॉज सर क्योंकि मसला ये है, क्योंकि जब जिस दिन ये सारा मसला हुआ विच वाज एग्जैक्टली अ वीक अगो, तो गौहर साहब और आप और लोग जो गए तो बहुत वहां बाहर आके तो कोई मीडिया टॉक नहीं हुई। तो
यही तो मैं समझना चाह रही हूँ कि आर यू गोइंग टू फॉलो द हाई कोर्ट ऑर्डर्स और नॉट? एंड व्हेन आई से यू, मतलब कि आप लोग यानी कि जमात ने अब क्या उस पर भी फैसला किया है? देखिए, अब इस पे काफी इश्यूज हैं, मुख्तलिफ राय है। एक राय ये है कि आप जेल के बाहर नहीं शायद बोल सकते, लेकिन बाद में जाके बोल सकते हैं। कुछ का ख्याल है कि नहीं, आपने ऐसी एक बात कर दी है कि आपको लग गया है अंदर के मैसेजेस का। तो ये सारी कंफ्यूजन है, लेकिन चूंकि अदालत के फैसले वैसे नहीं माने जा रहे, इंतजामिया नहीं मान रही, तो मेरा ख्याल है कि इसको भी हमें गौर करना चाहिए और हमें अगर ये कंडीशन है भी ऐसी तो उसकी क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह की कंडीशंस नहीं मानता। बड़ा जरूरी है कि ये कंडीशंस को हम खत्म करें। ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो कदगन है कि आप बोल नहीं सकते, मैसेज नहीं दे सकते, इसको ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब ये जो पिछले हफ्ते सारा वाकया हो गया, उसका एक नुकसान ये भी हुआ है कि ये तासुर बहुत फैल गया है कि सिर्फ मखसूस लोगों को जाने की इजाज़त दी जाती है। क्या पार्टी में कोई उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई है? क्या आप लोग इस तासुर को दूर करने की कोई कोशिश करेंगे? बिकॉज अब सवाल तो सर इस बात पर उठ रहे हैं कि खास कुछ लोग जाते हैं, उनको इजाज़त मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये इशू को इस तरह रेज कर दिया गया है और इसकी वजह से ये खुद ही हमने इसी कंट्रोवर्सी बना दी है। क्योंकि होता ये रहा है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि बहुत 2 साल से मुख्तलिफ लोगों को डेजिग्नेट किया गया था अदालत की तरफ से कि वो अपना लिस्ट, एक हम अपनी मुशावरत से एक लिस्ट भेजें और वो पाबंद हो, जो इंतज़ामिया है कि वो उसका मतलब लिस्ट में जो लोग हैं उनको तो मिलने की इजाज़त दें। लेकिन होता ये रहा था कि इंतज़ामिया जो है कभी लिस्ट में लोगों को आने देती थी, कभी नहीं आने देती थी। मैं बहुत बार लिस्ट में नाम था मेरा, लेकिन मुझे नहीं आने दिया। कई बार लोग जो थे लिस्ट में नहीं होते थे, वो चले जाते। लेकिन वो मैं नहीं कहूंगा कि वो जो जाते थे उनको कोई खास उन पे कोई मेहरबानी थी किसी की। नहीं सर, मैं पिछली तो बात ही नहीं करी, मैं तो ये बात करी हूँ कि तासुर, ये जो अब तासुर फैल गया है, क्या जमात इसके बारे में परेशान है? क्या आप लोग कुछ करेंगे? इस पे बात हुई है कि नहीं? दैट्स ऑल। देखिए, बिल्कुल ये जो ये इशू है, इस पे बड़ी डिस्कशन होती रही है और होती रहेगी और होती रहनी चाहिए। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं कि हम चाहेंगे, और यही फैसला वो लिस्ट में से खान साहब के अगर लिस्ट में सारे नहीं जाते तो कोई तो जा सके। हमारी एम ये है कि हम इमरान खान साहब तक पहुंचे, उनको बताएं कि क्या बाहर हो रहा है और वो पैगाम दे सकें। इसी तरह उनकी फैमिली है, फैमिली का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फैमिली जो है वो जाके अपनी, उनकी एक हक है खान साहब का कि वो फैमिली उनसे जाके मिले, वो फैमिली को भी नहीं मिलने दे रहे। ये भी एक बड़ा मेजर इशू और क्राइसिस है। इसी तरह जुमेरात मंगल को तो वकील मिलते हैं, जुमेरात को जो सियासतदान है। सर माफ करिएगा, अभी रन आउट ऑफ टाइम, बट वेरी क्विकली आई वांटेड टू आस्क यू कि जो अमेरिकन कांग्रेसमैन आए हुए हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी उनसे मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के मामले पर? जी नहीं हुई, और ये एक्चुअली मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि एक प्रोसेस, एक ट्रेडिशन है, एक रवायत है कि जब इस तरह की कोई डेलीगेशंस आए कांग्रेसमैन की, तो कम से कम जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं सेनेट के और नेशनल असेंबली के, वो उनको इनवाइट किया जाता है स्पीकर साहब की तरफ से या सेनेट की तरफ से, और वो बाकायदा मुलाकात होती है या डिस्कशंस होती हैं। जब हम भी बाहर जाते हैं तो यही होता है। लेकिन इस बार वो ट्रेडिशन नहीं फॉलो की गई, वो रवायत नहीं उसको किया गया, और हमें किसी किस्म की इनविटेशन नहीं आई। हमें कहीं ये नहीं बताया गया कि आप आएं और आके मिलें। तो ये एक ट्रेडिशन खिलाफे रवायत एक बात की गई है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जान लेंगे हुकूमती मौक़िफ़।
वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू अब हम करेंगे हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए कैसर शेख साहब से, वफाकी वज़ीर सरमायाकारी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और उसके साथ साथ जो कुछ थोड़ी सी तनकीद भी हुई है पिछले दिनों में जो बेलारूस का दौरा रहा शरीफ ख़ानदान का। वेलकम टू द शो सर। सर सबसे पहले तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये शिकायत आई कि पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकातें हो रही हैं, जो कांग्रेसमैन का वफ्द आया हुआ है मगर उनको नहीं बुलाया गया। वो स्पीकर साहब पे एतराज़ उठा रहे हैं, उधर शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने खाना दिया मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बुलाया नहीं गया। वो तो मैं भी इनवाइटेड नहीं था, मैं एज अ फेडरल मिनिस्टर भी, तो किस जगह खाना और कौन सा खाना है, तो ये शिकायत अब ये तो ऐसा ही है ना, सब लोगों को तो एक वक्त में बुलाया ही नहीं जा सकता। मुझे भी पता नहीं है, वो आपकी थ्रू पता लग रहा है फेडरल मिनिस्टर्स को भी, तो कोई भी तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट, ऐसा नहीं ये नहीं है कि सब पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही सर। सर मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये शिकायत है कि उनको जेल में मुलाकात करनी दी जाए इमरान खान साहब से, हुकूमत क्यों नहीं इस पे कोई स्टैंड लेती? ये क्यों इतना बड़ा मसला रहा है? और तो सर अब बहुत जो है वो मवाजना हो रहा है बार बार नवाज शरीफ साहब से, एक से ज़्यादा मरतबा अब हम लोगों से सुन चुके हैं, सहाफ़ी भी हैं, साबिक PMLN के भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी उनसे जब मुलाकात होती थी तो 100-150 लोगों की मुलाकात होती थी एक वक्त में, वो 10-10 की टोलियों में जाते थे, हर वक्त वहाँ लोग होते थे। नहीं तो अब ये नज़रा सही आप कह रही हैं, देखें ना अब उनके तो अब काफ़ी लोग जाके मुलाकात कर रहे हैं, अब उनका तो इख्तलाफ ये है कि कौन मिले। अब देखें ना अब तो उनके ऊपर है ना, इमरान खान साहब सबको इकट्ठा मिलना चाहते हैं, वो अलग अलग मिलना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं समझाऊँ जो नहीं सर, जेल हुकाम जो है वो अपनी मर्जी से लोगों को अंदर बाहर कर रहे हैं ना, ये तो नहीं होता था नवाज शरीफ साहब के केस में या कभी और। जैसे अब गुज़िश्ता हफ्ते जो तमाशा हुआ उसकी एक वजह ये भी थी कि 3 बहनें हैं, वो 3 बहनें अमूमन मिलती रहती हैं। अब उस दिन उन्होंने कहा कि 2 बहनें अंदर चली जाएं, तीसरी ना जाए। सर ये तो अब ये किधर से कवानीन या रूल्स बन रहे हैं? अगर ये कोई ऐसा हुआ है और आप समझती हैं कि नहीं सर, मेरे तो बात ही नहीं है समझने की। मकसद ये कि देखें ना, ये मुझे नहीं क्योंकि इतने डिटेल्स का पता कि जेल के कवानीन क्या हैं, क्या उसके मुताबिक होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और बहुत लोग मिल रहे हैं, पहले तो मिल नहीं रहे थे, अब वो बैरिस्टर गौर को शायद मिले हैं तो उन पर भी एतराज़ है कि वो नहीं मिलना चाहिए। अब जो चेयरमैन खुद पार्टी का बने हुए हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव है PTI का, अगर वो मिले हैं तब भी इतराज़ है कि उनको क्यों मिलने दिया, दूसरे को क्यों मिलने दिया। वो तो उनकी पार्टी के इख्तलाफात है ना सर, हम और वो उनसे पूछे, मैं ये नहीं कह रही कि दैट्स नॉट एन इशू, वो हम PTI से। मेरे समझने की बात ये है कि जेल हुकाम ऑब्वियसली ये तो सर एक एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो इनको क्यों या कौन आपके ख्याल में ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, या आपके ख्याल में जो जेल हुकाम है ये खुद से फैसले कर रहे हैं वहाँ बैठ के कि किसी को मिलने दिया जा रहा है, किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा? ये तो जिम्मेदार हैं, जेल हुकाम पूरे कॉम्पिटेंट होते हैं, उनको पूरे का पूरा अगर देखें ना, कोई अगर नुमाइंदा है किसी भी जगह हुकूमत का या किसी जगह, और वो अगर अपनी ड्यूटी थी तो उसकी जिम्मेदारी है ना कि वो पूरी करे। अगर उसको कोई हिदायत दे रहा है वो बताए कि मुझे कौन, मेरे नॉलेज में नहीं है कि क्या। बट आप वफाकी वजीर तो हैं, आपको मालूम तो होगा कि जेल हुकाम दे रिपोर्ट टू द पंजाब गवर्नमेंट। मुझे बिल्कुल किसी किस्म का ना कभी कैबिनेट में ये मामला डिस्कस हुआ, ना ही किसी किस्म की ये कोई तफसील का हमें इतना डिटेल का पता होता है कि जेल, अगर अब मुल्की मामलात को छोड़ के यही देखते रहे कि जेल में किससे कोई एक कैदी तो नहीं है, हजारों लाखों कैदी होंगे और हर कैदी का ये पता करना शुरू कर दें। और हजारों लाखों कैदी एक ही चीज़ है। इमरान एक ही, जब जेल में है तो एक ही चीज़ है, ये मैं इख्तलाफ करता हूँ। कोई भी जेल में है, फिर एक तरफ तो आप कहती है कानून सबके लिए बराबर है, अभी आप कह रही है इमरान खान, ये क्या बात हुई? नहीं सर, मैं तो इसीलिए नवाज शरीफ साहब का एग्जाम्पल दिया ना, क्योंकि वो भी एक साबिक वजीर आजम है। उनसे अगर लोग कह रहे हैं कि 100-150 लोग मिल रहे थे, दूसरे से 3 बहनें नहीं मिल पा रही, तो बहुत फर्क तो है ना। मैडम ये तो जेल हुकाम ही, उनको बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपको कौन मना कर रहा है। मेरे नॉलेज में मैं आपको क्या वो जवाब दूँ ना जो मुझे पता हो। ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई पता नहीं कि किसको मिलने देते हैं और उनका जेल का मैनुअल
क्या है, किसका प्रीरोगेटिव होता है। मैं तो ये खबरों में देख रहा था बैरिस्टर गौर मिले तो सॉरी सर, वक्त क्योंकि कम रह गया, वेरी क्विकली सर 2 सवाल। एक तो सर बहुत तनकीद हो रही है जो अभी दौरा हुआ, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे दौरा फैमिली का है पूरा बेलारूस, रादर देन के जो प्राइम मिनिस्टर का हो या चीफ मिनिस्टर का हो। देखिए वो दौरा प्राइम मिनिस्टर साहब थे और उसमें चीफ मिनिस्टर साहबा थी। फैमिली का अगर कोई गया है तो ज़रूर वो तो सर नवाज शरीफ साहब भी थे, उनके बेटे भी थे और मरियम नवाज साहिबा की बेटी भी थी। जी हाँ, ये थी, वो तो सबके सामने है, सबको पता है जी। तो उस पर अगर तनकीद है जो कुछ मीडिया पे आप सुन रही हैं वो सब कर रहे हैं तनकीद, लेकिन कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि बजाय कि पीटीआई को पॉलिसीज़ पे बात करे, कोई इस तरह करे कि मुल्क आगे कैसे बढ़ना है, वो इन छोटी छोटी इन बातों को लेके बैठ गए। मुझे तो इनके स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रही, पॉलिटिक्स किस लेवल तक ले आए। ऐसा ही होगा जो आप कह रही हैं, लेकिन उसका मतलब एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक कोई चीफ है, पूरा खानदान लग रहा था कि जैसे चला गया फैमिली विजिट। देखिए ना, कोई ऐसा तो नहीं था कि लोगों को पता नहीं, अब हर एक को पता है। अब असेंबली में वो कोई एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने बोला मैं अभी असेंबली से उठ के आ रहा हूँ, अभी तक असेंबली का सेशन था, ये बात उन्होंने एक लफ्ज़ असेंबली में थोड़ी, ये बातें असेंबली, ताकि हम जवाब, हमारा जो रेलिवेंट पर्सन है वो जवाब दे सके। बिल्कुल ठीक। सर जो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या उसमें कोई ठोस हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई है या अभी तक सिर्फ MOUs या इंटरेस्ट ही लोगों ने शो किया है? जी ज़्यादातर MOU शो हुए हैं और जॉइंट वेंचर के लिए ये MOU हुए हैं। और बैरक गोल्ड की तो आप कह रहे हैं पुराना है, उनके CEO हाई लेवल पे आए हुए थे। माफ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूँ, मेरे ख्याल में जब PDM की हुकूमत थी, वो भी ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी मिनरल्स की गुफ्तगू हुई और आप लोगों ने एफर्ट किया। सो दिस इज द सेकेंड वी कैन से बिग इवेंट, बट अभी हम MOUs पे ही हैं या कोई हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई इन्वेस्टर आया भी है? जी अभी तक तो MOU ही ज़्यादा, ये इनिशियल पहला स्टेप होता है। अभी तक तो एक दूसरे को समझ रहे हैं कि उन जगह क्या मौके हैं और किस तरह के हम अपने कानून के मुताबिक जॉइंट वेंचर, क्योंकि एक हमारे लिए भी जो ये मिनरल्स है कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो, हमने काफ़ी पहले इसमें डीलिंग्स कर ली हो, तो इसमें बड़ा सही समझ के हमें कदम रखना है। अभी तक तो ज़्यादातर MOUs है, उस MOUs को कुछ वक्त लगेगा। हम अपनी मिनिस्ट्रीज में उन सब को जायज़ा लेंगे कि किस जगह हम कर सकते हैं, किस जगह नहीं कर सकते। काफ़ी उस पर होमवर्क करना पड़ता है MOUs के बाद, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आती है। तो हमने अभी अपनी मिनरल सेक्टर में या माइनिंग में हमने होमवर्क करना है बिफोर द MOUs कैन कम टू फ्रूइशन। कुछ हुआ और कुछ करना बाकी है, तो करना है और करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मिनरल्स जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा, ये ठीक है तहकीक तो हुई है कि वो है मिनरल्स, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हम वो कोई एक्चुअल शुरू करके उसका यानी निकाल सकें या वो प्रोडक्शन शुरू हो जाए। उसमें टाइम लगता है। ये बैरक गोल्ड में भी अभी तक आप देख रही हैं कि कितना अरसा हो गया इस बार, लेकिन अभी हमें यही पता नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट उसकी किस तरह होनी है। जो निकालना है हमने तांबा या सोना, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन किस ज़रिए से होनी है, वो थ्रू गवादर होनी है, थ्रू कराची होनी है, उसका हमारे पास रोड नेटवर्क क्या है या रेलवे से जानी है। तो इस तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई में उसको स्टडी करने के बाद मामला होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जो हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो ईरान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक खबर का। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से तो हम गुफ्तगू करते ही रहते हैं, मगर चंद रोज़ पहले ये अफसोसनाक खबर भी सामने आई कि ईरान के सूबे में जो सिस्तान है वहाँ दहशतगर्दों ने एक वर्कशॉप में मौजूद जो पाकिस्तानी लेबर थी उसको वहाँ कत्ल कर दिया। 8 ये पाकिस्तानी कार मैकेनिक्स थे, वहाँ काम कर रहे थे। सबको जो है वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जीक्यूशन स्टाइल में मारा गया है। इतलात यही है कि ये इन सब का ताल्लुक पंजाब से था।
ये इसको कंफर्म भी किया है ईरान में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं मुदस्सिर टीपू साहब, उनके मुताबिक इन सब का ताल्लुक भावलपुर से था। उन्होंने नाम भी बताए, उन सब की आइडेंटिटी का भी बताया। इस वाक़े की जो जिम्मेदारी है वो एक गैर मारूफ कलअदम तंजीम जो है बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA की जानिब से कबूल की गई है। ईरान ने इस वाक़े पे मजम्मत की है और इस्लामाबाद ने भी ऑब्वियसली इसको कंडेम किया है। मगर सवाल यही है कि एक तरफ हम बात कर रहे थे कि इस तरह के जो वाक़यात बलूचिस्तान में होते हैं, मगर अब लग ये रहा है कि जो बलूचिस्तान के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनकी हम कह सकते हैं जो पहुंच है वो बॉर्डर पार ईरान में भी जो है वहाँ मौजूद है, जो क्योंकि एक इतनी गैर मारूफ जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि तकरीबन 2022 में ही ये शायद इस्टेब्लिश हुई थी, जब दो और जो कलअदम तंजीमें थीं उनका आपस में एक अलायंस बना था या वो यूनाइट हुई थीं। बलोच रिपब्लिकन आर्मी, उसका भी एक आगे से गुलजार इमाम ग्रुप और कलअदम यूनाइटेड बलोच आर्मी, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। और अब क्या इसकी एक्टिविटी जो है वो बलूचिस्तान से आगे ईरान में ही है या यहाँ भी वो ऑपरेट करें, इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज बात मौजूद है एहसानुल्लाह टीपू साहब, सहाफ़ी हैं, डायरेक्टर खुरासान डायरी। वेलकम टू द शो सर। ये ऑब्वियसली बहुत अफसोसनाक वाक़या है ही सही, हम इसको बलूचिस्तान में वाक़यात से जोड़ रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट अबाउट दैट, बट जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या वैसे हम अगर ये आपसे पूछें कि क्या इनकी अब इतनी पहुंच है कि ये सरहद पार भी इस तरह के वाक़यात करते? हाँ, ये तो मेरे ख्याल में शुरू से ये जो पाक ईरान बॉर्डर है और ये पूरा रीजन यानी ईरानियन जो बलूचिस्तान सिस्तान का इलाका, तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि BNA जो वहाँ पे एक्टिव है, तो BLA के वाले से भी रिपोर्ट है, BLF के वाले से, और फिर एक और एंटी ईरान ग्रुप है जो जिहादी ग्रुप है वो भी बलोच ग्रुप है, जैशुल अदल, जी जी, जो यानी कुछ साल पहले उसको जंदोला के नाम से वो लोग याद करते थे, यानी ये तो वो भी काफी एक्टिव है। कुछ और भी यानी उसकी एक्टिविटी तो ईरानी हुकूमत के खिलाफ है, पाकिस्तानी हुकूमत से तो उसका कोई वो नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से भी ये इल्जाम कि वो लोग भी ये बॉर्डर पे क्रिस क्रॉसिंग करते हैं, जब वहां पे हमला करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ भाग आते हैं, और पाकिस्तान भी ये इल्जाम काफी अरसे से वो ईरान पे लगा रहा है कि इस तरह के एलिमेंट्स हैं कि वहां पे उनको एक तरफ से रिफ्यूज मिला हुआ है ईरान में। और हम तो जब हम ये कहते हैं कि उनको ईरान में रेफ्यूज मिला हुआ है, तो क्या हम वही बात कर रहे हैं जो हम शिकायत करते हैं काबुल की हुकूमत से कि ये नहीं है कि सिर्फ वो वहां पहुंचे हुए हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तेहरान में हुकूमत है उसको मालूम है इस बात का? हाँ, ये चीज हमने पब्लिक फोरम पे तो अभी वो जिस तरह इंडिया के वाले से हम वो करते हैं या अफगानिस्तान के वाले से, तो हमेशा ईरान के वाले से जो बातें होती हैं तो उसको हम थोड़ा सा म्यूट करते हैं। वो आपने भी प्रेस रिलीज देखी होंगी कि कराची में लोग पकड़े जाते हैं यहाँ पे कि एक बरादर इस्लामी मुल्क, तो वो सिर्फ ऐसे उसको ईरान को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो ऑफिशियल से बात होती है तो वो ईरान पे भी ये इल्जाम कि वहां पे उनकी प्रेजेंस है, और सिर्फ प्रेजेंस नहीं है कि सपोर्ट भी वहां की कुछ ना कुछ टैसिट सपोर्ट है। एग्जैक्टली, और फिर उसको लिंक अप करते हैं वो इंडियन जो है कि यहाँ पे वो यानी एजेंट पकड़ा गया था कुलभूषण यादव के पूरे नेटवर्क के साथ, और मुझे खुद भी पर्सनली लगा इतने सालों से पकड़ा हुआ है, अब तक तो कुछ नेटवर्क को कमजोर हो गया होना चाहिए था। तो यही हम तो सिर्फ वो प्रोएक्टिव पॉलिसी उसमें आ जाते हैं, कभी भी ये लॉन्ग टर्म में चीजों का नहीं सोचते कि कैसे यानी टैकल करना है परमानेंटली इशू को, रिएक्शनरी मूड में आ जाते हैं। तो अभी भी ये जो बॉर्डर है, तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में अब जो परसों का हमला है, तो ये एक तरह से इंडिकेशन है कि फ्यूचर में इस तरह के हमले प्लान हो सकते हैं कि वहां से लोग उठ के यहाँ पे हमला कर लें, और उसमें सिविलियन सिक्योरिटी फोर्सेस वो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। BNA की जो आपने बात की, छोटा ग्रुप अच्छा सर, बिफोर यू गेट टू द ग्रुप्स इटसेल्फ, क्या ईरान में इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं माजी में कि पाकिस्तानी जो वहां काम कर रहे थे उनको इस तरीके से मारा गया? हाँ बिल्कुल, जनवरी 2024 में तकरीबन 9 के करीब जो पाकिस्तानी थे, उनका ताल्लुक भी पंजाब से था, मजदूर थे, उनको वहां पे कत्ल किया गया, और वो भी इसी तरह यानी शॉर्ट रेंज से उनको कत्ल किया गया। तो वहां पे लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम नहीं की थी। बहुत से यानी ये लोग कहते थे कि वो एक रिएक्शन था, वो जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी ईरान में BLA वगैरह के खिलाफ, के उनकी तरफ से यानी ये किया गया कि पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया। लेकिन इस दफा तो बाकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो चीज सामने आ गई कि BNA ने उसको एक्सेप्ट किया। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस का बैकग्राउंड जो ये BNA वो छोटा ग्रुप है, इसमें कुछ ये भी लोग कहते हैं कि 200 के करीब इनके फाइटर्स वगैरह या जो वो है उन लोग, नंबर, हाँ वो
एग्जैक्टली और बीच में यानी रिसेंट पास में उसमें डिविजन्स भी कुछ उसके सीनियर जो रैंकिंग लोग हैं वो पकड़े भी गए थे। लेकिन इस तरह के जो ग्रुप्स हैं ये अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए भी इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, इस तरह के हमले के वो हमारी वो यानी हाईलाइट हो चीज, और फ्यूचर में वो बार्गेनिंग के लिए भी यूज करते हैं कि बाकी जो बड़े ग्रुप हैं उनके साथ कोई हमें लाइंस बनाए, क्योंकि इस ग्रुप के हवाले से जो बाकी बलोच ग्रुप्स हैं उनमें भी इख्तिलाफात थे। क्या इनके इख्तलाफात हैं बाकी बलोच ग्रुप्स के साथ या बाकी बलोच ग्रुप्स में इख्तलाफात हैं अबाउट कोऑपरेटिंग विद देम? बीएनए के कुछ लोग पकड़े गए थे तो उसके हवाले से उन्होंने इल्जाम लगाए थे जो बाकी बड़े जो बलोच ग्रुप हैं कि उनके लोगों ने कोई वो स्पाइंग की है, कोई उनकी मदद से ये चीज हो गया से ये पकड़े गए। तो उसके ये भी एक फैक्टर है, और दूसरा ये कि अपनी वर्थ शो करने के लिए कि हम दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, तो वो इस तरह के हमले करते हैं। और अब कल से यानी परसों से बीएनए जो है सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी वो हेडलाइंस वो बन रही हैं। आज भी अल जजीरा की बड़ी स्टोरी उस पर आई है। और ये बलोच भी अब रिसेंटली उन्होंने दोबारा से वो किया, ब्रास के नाम से जो एक अलायंस उन्होंने अनाउंस किया कि यूनिफाइड फ्रंट हम खोलेंगे पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ। तो ये एक यहाँ पे एक पैटर्न है। टीटीपी को आप लें, टीटीपी में 70 के करीब ग्रुप्स हैं, यानी वो एक अलायंस है, वो एक ग्रुप नहीं है। तो इस फ्रंट पे भी जो बलोच आर्म सेपरेटिस्ट हैं, तो इस तरह हो सकता है कि बड़े ग्रुप छोटे ग्रुप सबको साथ मिला के वो एक इस तरह अलायंस बनाए। तो मेरे ख्याल में उसके कितने चांसेस हैं आपके ख्याल में? आई मीन ऑब्वियसली टीटीपी को भी बहुत साल लगे, फिर उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे, यू नो दे जिसको कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बलूचिस्तान के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये करीब है इसके कि ये एक अलायंस बना ले? ये जो छोटे ग्रुप हैं जिनको यानी मेरी समझ के मुताबिक रिकॉग्निशन नहीं मिल रही बलोच जो मिलिटेंट लैंडस्केप है उसमें, कि उसमें खुद को यानी रीअसर्ट कराने के लिए वो इस तरह के अलायंसेस की तरफ जा सकते हैं। छोटे ग्रुप मिलकर एक बड़ी अलायंस बना सकते हैं। लेकिन जो बड़े ग्रुप हैं बीएलए वगैरह, खासकर बीएलएफ, तो हो सकता है वो ना आ जाए। लेकिन जो छोटे ग्रुप हैं ये कोई अपना अलायंस बना सकते हैं ताकि स्टेट लेवल पे भी उनको रिकॉग्निशन मिले। सही। और जो बाकी वहां पे एक मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे भी उनको वो मिले। और ये वेरी क्विकली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान में भी कुछ एक्टिविटीज करती रही है या कर रही है? माजी में इसके वाले से रिपोर्ट्स के लाहौर में इन्होंने कोई हमला किया था, लेकिन ज्यादा इनकी तरफ से कार्रवाइयां नहीं हुई, ज्यादा कार्रवाई और दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, मे बी वन कैन से दैट। एग्जैक्टली। तो वो उनका वो इशू है। लेकिन फ्यूचर में जिस तरीके से वहां पे मामला चल रहे हैं तो नए नए ग्रुप्स भी सामने आ सकते हैं। जिस तरह अब रिसेंटली तरीके इस्लामी पाकिस्तान के नाम से एक नया ग्रुप आया पाकिस्तानी तालिबान की तरफ से, उन्होंने एक अलायंस बनाया हाफिज गुल बहादुर के साथ और लश्कर इस्लाम के साथ। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जो मामला चल रहे हैं तो और जिस तरीके से रियासत उसको टैकल करने की कोशिश कर रही है तो नए ग्रुप्स भी आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, बाद हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आज सुनी गई। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो जजेस थे उन्होंने पिटिशन दायर की थी जिसमें उन्होंने एतराज़ उठाया था जो ट्रांसफर्स हुई हैं जजेस की टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट सामने आई है। आज फाइनली वो जो दरखास्तें थीं वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई, जो समाअत थी वो हुई। मुनीर मलिक साहब जो थे वो वकील थे 5 जजेस की तरफ से। दरखास्त में ये भी इस्तदा की गई थी कि जो जस्टिस डोगर हैं, जो नए चीफ जस्टिस हैं इस वक्त एक्टिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन समेत 3 जजेस को काम से रोका जाए। इसको तो मुस्तरद कर दिया जो बेंच सुन रहा था, मगर इसके अलावा उन्होंने नोटिसेस जारी कर दिए हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ खुद है साकिब बशीर साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामला पे। वेलकम टू द शो सर। जी साकिब साहब, बताएं फिर क्या हुआ? कब से हम इस पिटिशन का सुन रहे थे, तो आज फाइनली समाअत हुई? जी बिल्कुल, एक तो समाअत हुई, उसमें नोटिस भी हो गए। मुख्तसर समाअत इसलिए रखी गई है क्योंकि 18 अप्रैल को जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनकी कंफर्मेशन होनी है या नहीं होनी, इसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो तलब किया गया है। तो ये इस्तदा थी कि अगर 18 को ये जस्टिस सरफराज डोगर कंफर्म हो जाते हैं तो ये मामला तो फिर इन्फेक्शस हो जाएगा, तो इसलिए अदालत इस पर स्टे ऑर्डर जारी करे। इस पर नोटिस हुए। आज उन्होंने हिस्ट्री भी बताई कि ट्रांसफर जजेस का लॉ और जो मुनीर साहब ने, माफ करिएगा आपकी बात कर रही हूँ, मुनीर साहब ने यह भी कहा कि इसकी गुंजाइश नहीं है इस्लामाबाद
हाई कोर्ट में, बिकॉज उन्होंने कहा कि जो कानून है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके जरिए एस्टैब्लिश हुआ था उसमें ये गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, जजेस की जानिब से एक सवाल उठाया गया था कि जो एक्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसकी बुनियाद पर बनी है, क्या उसमें ट्रांसफर का जिक्र है, तो उसको बताया गया नहीं है। लेकिन क्योंकि आइन का आर्टिकल 200 इस हवाले से कहता है कि ट्रांसफर जजेस हो सकते हैं, तो इसलिए वो उस तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन एक चीज यहाँ बताना इसलिए जरूरी है जिसकी निशानदेही हामिद खान साहब बार बार कर रहे थे, अदालत रोक रही थी। वो कहते थे कि इस सारे मामले का एक पस मंजर है। अच्छा। तो उन्होंने कहा पस मंजर क्या है? उन्होंने कहा कि ये वो जज हैं जिन्होंने एक खत लिखा था कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है, और उस खत में 3 जजेस के साथ कुछ वाकयात हुए थे, उनका जिक्र भी था। इसलिए इस पस मंजर को आप जो है वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगरचे जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने कहा मामला हमारे सामने नहीं है, वो अलग से सोमोटो हुआ था। जब हम तो है सिर्फ आर्टिकल 200 की तशरीह देखनी है कि इसमें ट्रांसफर हो सकता है यानी सीनियरिटी का मामला जो क्या होगा। इसमें एक और जो पॉइंट आज अदालत के सामने आया वो ये था कि जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, वो तो तकरीबन काफी उनकी जो सवालात थे उससे ऐसे लगता है वो कन्विंस नजर आते थे, ज्यादा तो नहीं लेकिन कन्विंस नजर आते थे। ऑन व्हाट साइड? उनके जो सवालात थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे जो ट्रांसफर ट्रांसफर होकर आए हैं। उनका एक क्वेश्चन ये था यानी कि उनके ख्याल में इसकी इजाजत है। ख्याल में मीन के वो सवाल थे क्योंकि आगे चलकर उनका माइंड तब्दील भी हो सकता है, क्योंकि जजेस कहते हैं कि सवालात इसलिए की जाती है समझने के लिए। उनका सवाल ये था कि एक जज जो है वो ट्रांसफर होकर आ रहा है, 10 साल सर्विस उसने की है, आगे आकर उसकी सीनियरिटी डाउन हो जाए, नीचे चली जाए, तो वो कैसे आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इसका काउंटर जो एक सवाल उठता है वो ये है कि अगर एक जज वहां से आ रहा है तो यहाँ 10 जजेस की सीनियरिटी डिस्टर्ब हो गई है। तो अगर एक को आप उसके प्रोटेक्शन के लिए कि उसके जो राइट्स हैं प्रोटेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ 10 के डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये वो सवालात हैं जिनके एक और जो ओथ के हवाले से भी ओथ का ये था कि जो मुनीर मलिक साहब इस पे बात कर रहे थे, लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट नजर आता था। लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफगान उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जो ओथ होता है किसी भी हाई कोर्ट के जज का, उसमें स्पेसिफिक हाई कोर्ट का जिक्र होता है, उस प्रोविंस की हाई कोर्ट का। तो वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें होता है, मतलब लाहौर हाई कोर्ट के अगर जज हैं तो वो लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लेते हैं। इस्लामाबाद और बाकी सूबों का भी इसी तरह ही है। तो इसलिए ये अब इसकी अहमियत अगले 3 दिन है, 4 दिन है, मेरे ख्याल पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर ये मामला नहीं रुकता, मतलब ये सवाल है। नहीं तो सर अब आप ये कह रहे हैं कि समात कल भी होगी 17 अप्रैल। 17 अप्रैल कल नहीं होगी, मतलब आज 14 से 17 इसलिए गई है कि वो स्टे का मैंने आपको बताया। जी वही तो मैं कह रही हूँ ना। तो एक समात में क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक समात में ये सारा मामला सेटल हो जाएगा, या 17 को फिर वो जुडिशल कमीशन को कोई? जी वो इस तरह हो सकता है मुमकिन तौर पर। एक तो ये है कि वो कोई स्टे ग्रांट ही ना करें, वो कहें कि जी वो हम अलग से ये डिसाइड करेंगे, 18 को जो होना है होने दे जुडिशल कमीशन को। दूसरा जो पॉइंट है वो स्टे है, वो कह दें कि जब तक के ये पिटिशंस डिसाइड नहीं होती तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो एक्टिंग काम ही जारी रखेंगे, उनको कंफर्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंफर्म हो जाए फिर तो ये मामला फिर गैर मौसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो पहले भी पॉइंट होती रही, आज भी होगी, और ये दरखास्त अगर इसका फैसला इन जजेस के खिलाफ जाता है, जो सिनेरियो बनेगा वो बड़ा एक खौफनाक सा मंजर हमें नजर आता है कि फिर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट, दूसरी हाई कोर्ट से तीसरी हाई कोर्ट, फिर मनपसंद जो है वो तैनातियां, ये जो अदलिया की आजादी जो है उसके हवाले, उसके तनाजुर में इसके बड़े जो वो असरात हैं। सर वो वाली बात जो तनकीद एक होती है, एक व्यू पॉइंट है कि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक बैठा हुआ है उसकी क्योंकि प्रेजेंस ही कुछ कानून साजी की वजह से हुई है, तो वो क्यों ऐसे इश्यूज के खिलाफ जजमेंट उनसे हम एक्सपेक्ट करें, जबकि शायद उनकी अपनी प्रेजेंस भी इफेक्ट होगी, उनके पावर्स भी। इशू ये है कि इस वक्त जो आइन एग्जिस्ट करता है उसी के अंदर रहकर आपने कुछ करना है। अब आपको कोई रिलीफ मिलता है, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है या नहीं मिलता उन सूरतों में, मतलब यानी कि आप कह रहे हैं कि इन जजेस के पास जो पिटिशनर्स हैं और कोई रास्ता ही नहीं है, जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आता, उसको देखा नहीं जाता, वो भी मामला जो है पेंडिंग जो तू पड़ा हुआ है।
तो तब तक इसी सिस्टम के अंदर रहकर ही जो है वो गुजारा करना पड़ेगा मेरे ख्याल। और ये बताइएगा कि वैसे तो अब क्योंकि इतनी बड़ी हमने तरमीम कर ली और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया, कोई अभी तक इन्होंने कोई जिसको कहते हैं ना कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट सेट हुआ, कोई फैसले ऐसे सामने आए कि हम कह सकें कि ये बहुत कमाल काम हुई, खर्चे भी बढ़ गए हम लोगों के टैक्स से, तो कोई काम कुछ उसमें से निकला है कि नहीं? ये वो सवाल है जो बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है और मेरे ख्याल में बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि 5 माह हो गए हैं, आईनी बेंच बैठा हुआ है, कोई ऐसी जजमेंट नहीं आई जो हम यहाँ आके डिस्कस कर सकें। बहुत सारे केसेस उन्होंने सुने, तो उनमें से एक केस जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला, वो केस भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, वो भी वहीं पे कहीं घूम रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। बल्कि एक बड़ी दिलचस्प सी बात जो है वो जब अब सुप्रीम कोर्ट से मैं निकल रहा था तो किसी सीनियर वकील थे, उन्होंने पूछा कि क्या हो सकता है, स्टे क्या हो सकता है, तो मैंने कहा स्टे यही हो सकता है कि एक्टिंग जज ही काम जारी रखे और उसको कंफर्म ना किया जाए। उन्होंने कहा नहीं, आप समझे नहीं है, स्टे ये भी हो सकता है जिस तरह का मिलिट्री कोर्ट से केस में किया हुआ था। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी फाइनल जजमेंट आप अनाउंस ना करें और बाकी करते रहें, और जब 6-8 माह गुजर गए तो उसके बाद उन्होंने कहा फाइनल भी कर दें, जजमेंट क्या फर्क पड़ता है, तब तक तो उन्होंने अनाउंस भी कर दी। तो अगर इसमें भी यही आ गया कि अगर उसको कंफर्म करना भी है एक्टिंग चीफ जस्टिस को बतौर चीफ जस्टिस, तो आप फाइनल आउटकम जो इस पिटिशंस का होगा वो उस पर असर जो उस पर जाएगा, तो वो फिर मामला चलते रहेंगे, केसेस कई माह तक चलता रहे तो फिर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।